So first characteristics of business, it is an economic activity because हम ये एक्टिविटी करते हैं किस लिए, ताकि हमारे जो भी नीड्स है वो फुलफिल हो और हमें प्रॉफिट मिल सके. ओके. Second characteristics of business is two parties. So there are two parties, minimum two parties are required. मैं खुद को ही मटेरियल नहीं बेच सकती, मैं खुद से ही मटेरियल बाय नहीं कर सकती. So I need at least two parties. One is customer and another is seller. One is buyer and another is seller. So ये दो पार्टीज बिजनेस में होना बहुत जरूरी है. साथ ही साथ इन दोनों में जो भी एग्रीमेंट होता है, आइदर इट इज अ ओरल एग्रीमेंट और अ रिटर्न एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मतलब क्या, जस्ट हम नॉर्मली बात करते हैं जैसे ओरली, हाँ भैया ये चीज मुझे पसंद आई है, मैं ले रही हूँ. वो सामने वाला सेलर बोलता है ठीक है आप ले लो, इतने पैसे मुझे दे दो, खत्म बात. सो दिस इज व्हाट अ ओरल एग्रीमेंट हो गया. रिटर्न एग्रीमेंट, बड़े बड़े जो भी प्रॉपर्टीज रहते हैं उसका रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, जैसे साइन करा के लेते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, बहुत सारा वहाँ पे झंझट मारी रहता है रिटर्न एग्रीमेंट में. ओके. सो टू पार्टीज रिक्वायर्स है बिजनेस करने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मोटिव. तो बिजनेस कर रही हूँ मतलब मुझे प्रॉफिट अर्न करना है. तो प्रॉफिट में दो तरीके से अर्न कर सकती हूँ. एक तो मेरा सेल्स बढ़ना चाहिए, एक तो मेरा सेल्स बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और मेरा कॉस्ट कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. सो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सेल में फॉर्मेट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. होल्ड ऑन. ओके. सो मैंने क्या बोला था आपको कि बिजनेस में प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ता है. ये देखो यहाँ पे एक सेल्स का कॉलम दिया है, एक कॉस्ट का कॉलम दिया है और प्रॉफिट का कॉलम दिया है. सो हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, राइट. डू यू एग्री विथ मी. सेल्स, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक चीज ली, मैंने 6 रुपए में, वो मैंने 10 में बेची. 6 रुपए में मैंने बाय किया, उसका सब कॉस्टिंग किया, 6 रुपया हो गया, और मैंने वो चीज बेची 10 रुपए में, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए का, राइट. 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4. इट इज माई प्रॉफिट. ओके. सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको बोला प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ता है, एक तो मुझे सेल्स इंक्रीज करना है या तो मेरा कॉस्ट कम करना है, राइट. सो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में सेल्स दिखा है 20,000 के. कितने सेल्स दिखा है 20,000 के, राइट. ये 20,000 का सेल है यहाँ पे, और हमारी कॉस्ट कितनी आई है 6,000, राइट. सो 6,000 इज माई कॉस्ट. सो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, 20,000 माइनस 6,000 इज 14,000. सो 14,000 का मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे, क्योंकि 20,000 माइनस 6,000 14,000. लेकिन है ना, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है. 14,000 से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे प्रॉफिट और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, सेल्स और बढ़ाने की कोशिश करूंगी. सो इन सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी माई सेल्स. सो मेरे सेल्स मैंने 20,000 से 25,000 तक ले लिए. मैंने सेल्स क्या किया, फ्रॉम 20,000 टू 25,000 तक मेरे सेल्स बढ़ाए. कैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं हम, एक तो कस्टमर मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, राइट. साथ ही साथ मुझे कुछ नए प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे. फिर मुझे एडवर्टाइजिंग बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरे पास आने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, नए नए कस्टमर्स आएंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा मटेरियल लेंगे. सो एन नंबर ऑफ थिंग, ये इग्नोर कर दो. सिर्फ मैंने मेरे सेल्स बढ़ाए. कितने से बढ़ाए, 5,000 से बढ़ाए. सो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा, मेरा पहले 14,000 प्रॉफिट होता था, अभी मुझे 19,000 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट. कॉस्ट उतनी है, मैंने सेल्स बढ़ा दिए. ओके. अभी थर्ड एग्जाम्पल, और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, एक तो सेल्स इंक्रीज करने के बाद, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, राइट. ये 25,000 का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मेरा सेल्स देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्स इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज. ये सेल्स देखो, सेल्स मेरा इंक्रीज हो गया तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया. सेल्स मेरा इंक्रीज हो गया तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया इन फर्स्ट केस. ओके. इन सेकेंड केस, अभी थर्ड केस में देखो क्या होता है. ये जो थर्ड केस है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला वाला प्रॉफिट पुराना जैसे था वैसे ही था, मेरा सेल्स नहीं बढ़ रहा है. तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई सेल्स नहीं बढ़ रहा है, एटलीस्ट मैं कॉस्ट तो कम करूंगी, राइट. तो मैंने क्या किया, 6,000 का खर्चा 4,000 में ले लिया. तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 16,000. मतलब पहले 14,000 था, फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरा प्रॉफिट था 14,000.
तो मैंने क्या किया, नहीं भाई मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ पा रहे, तो मैं क्या करूंगी, कॉस्ट कम कर दूंगी। तो मैंने थोड़ा कॉस्ट कम कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट 14 से उठ के 16,000 तक आ गया। ओके, अभी देखो लॉकडाउन में लोगों का सेल्स नहीं हो पा रहा है, सेल्स नहीं बढ़ पा रहा है, तो लोगों ने क्या किया, कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की। कैसे कॉस्ट कटिंग किया, तो उन्होंने एम्प्लॉयज को हाफ पेमेंट कर दिया, या तो कुछ एम्प्लॉयज को अभी मे इन द मंथ ऑफ मे पेमेंट ही नहीं दिया गया, तो उन्होंने कॉस्ट कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, बेटा मेरा सेल्स नहीं बढ़ रहा है, मेरे प्रॉफिट के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, कॉस्टिंग कम करने की कोशिश की। राइट, मैं थोड़ा खर्चा कम कर रही हूँ ताकि ताकि मेरा प्रॉफिट इंटैक्ट रहे या तो बढ़े। ओके, तो इसीलिए अभी आईटी सेक्टर में आप देखते हो तो ऑनलाइन जॉब जब से स्टार्ट हुआ है, वर्क फ्रॉम होम, तब से आईटी सेक्टर वालों को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि पता है क्या, उनका कैब का खर्चा बच गया, उनका डेली कैंटीन का खर्चा बच गया, उनका लाइट बिल, फोन बिल, इंटरनेट बिल, उसके बाद वहाँ का मेंटेनेंस, ये सब चीजें उनकी बच गई। और दूसरी मेन चीज, तो वहां पे वर्किंग आवर्स फिक्स रहते थे, 8 आवर्स, मॉर्निंग में आप इतने बजे एंटर करो और इतने बजे चले जाओ। लेकिन अभी जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया ना, तब से क्या हो गया, ये सब तो कॉस्ट उनका बच गया, साथ ही साथ लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसलिए इसलिए उनको 8 घंटा नहीं, वही काम उनको 10 घंटे के लिए करवाने के लिए बोल रहे हैं। और जो 10 लोग मिलके काम करते थे, वो सिर्फ 5 लोगों में बांट दिया, तो 5 लोगों का जो सैलरी था वो भी बच गया। तो आईटी सेक्टर वालों को अभी के माहौल में, अभी की कोरोना के सिचुएशन में, उनको ऑनलाइन जॉब ज्यादा ज्यादा परवड़ रहा है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट उनकी बहुत बच रही है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो प्रॉफिट हमारी दो वजह से बढ़ता है, एक तो आइदर यू कैन इंक्रीज योर सेल्स, अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो कॉस्ट कम करो, या तो अगर आप दोनों कर सकते हो, एक तो सेल्स भी इंक्रीज करो और कॉस्ट भी कम करने की कोशिश करो, तो आपको प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। राइट, सो दिस इज योर फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, मैंने जहाँ पे 4 लिखा है ना, वहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेल्स भी बढ़ाए, 20,000 से मेरा सेल लेके गई मैं 25,000 तक, और 6,000 से मेरा कॉस्ट जो था वो 4,000 तक लेके आई, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 21,000। सो इन सब एग्जाम्पल से ज्यादा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ। क्यों, बिकॉज मैंने सेल्स भी इंक्रीज किए और कॉस्ट भी कम कर दिया। सो आई होप एग्जाम्पल इज क्लियर फॉर यू कि प्रॉफिट दो वजह से बढ़ता है, आइदर यू कैन इंक्रीज योर सेल्स और यू हैव टू डिक्रीज योर कॉस्ट। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। प्रॉफिट में देखो यहाँ पे एक दिया है, businessmen try to maximize profit either by increasing the volume of sale or reducing its cost। so इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो उसकी सॉरी उस एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आया रहेगा कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। नेक्स्ट, फोर्थ characteristics of business is production of goods and services। so this is the main part। मेरे पास अगर प्रोडक्शन ही नहीं कर रही हूँ, कोई बंदा प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, तो आगे वाले सोसाइटी के जो भी नीड्स है वो कैसे फुलफिल होंगे। सो फर्स्ट चीज हमें ये करनी पड़ेगी, कभी भी हम बिजनेस करते हैं तो एक तो प्रोडक्शन करो और वो मार्केट में लाओ और लोगों को बेचो। ओके, सो बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कहाँ से तो भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मैं कैसे ही पहले एक्सचेंज कर पाऊंगी, मेरे पास चीज ही नहीं फिर भी मैं एक्सचेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is important। so before exchanging the goods and services, they should be produced by the business enterprises। Goods are either manufactured or procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit। Okay, so goods are manufactured or procured फ्रॉम द सप्लायर। तो एक तो गुड्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या तो किधर से तो भी अवेलेबल करना पड़ेगा, तभी जाके तो हम कस्टमर को वो चीज बेच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रिटेलर, मैं तो प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे मैं बाय करूंगी, जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे मैं बाय करूंगी, मेरे पास रखूंगी वो चीज, और उसमें थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट ऐड करके मैं ये चीज कस्टमर को बेचूंगी। राइट, तो मैंने क्या किया, गुड्स प्रोक्योर किए, मैंने मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं किया लेकिन मैंने अवेलेबल करके लिए।
जो भी मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनसे मैंने अवेलेबल करके लिए वो चीजें, और मैं वो मार्केट में बेचती हूँ फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट. So fourth characteristics of business is production of goods and services. Without production कैसे मैं बिजनेस करूँ भैया, किसके साथ एक्सचेंज करूँ, और मेरे पास अगर चीजें नहीं है तो फिर भी मैं कैसे बात करूँ कि हाँ हम करें. फॉर एग्जाम्पल हम क्लासेस ले रहे, अगर हमारे पास टीचिंग फैकल्टी नहीं है, कोई एक्सपर्ट बंदा ही नहीं है, कोई टीचिंग करने वाला बंदा ही नहीं है, फिर भी हम बढ़िया एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम क्लासेस ले रहे हैं 11th 12th के, ऐसे वैसे चलेगा बेटा? नहीं चलेगा, राइट? सो बिफोर एक्सचेंजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि कोई भी चीज हम एक्सचेंज करने से पहले हमारे पास होनी चाहिए वो चीज, तभी तो हम एक्सचेंज करेंगे. ओके, सो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैंने बिजनेस करने की सोची, तो मैंने मटेरियल लाया तो सिर्फ उसकी पूजा करके बैठू क्या हर रोज? नहीं बेटा, मैं एक्सचेंज करने वाली हूँ, ये चीज लोगों को बेच के मैं पैसा कमाने वाली हूँ और प्रॉफिट कमाने वाली हूँ. अब एक्सचेंज दो तरीके के होते हैं बेटा. देखो क्या होता है, सबसे पहले 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 क्या होता था, इन अर्लियर डेज क्या होता था, एक्सचेंज पहले पैसे नहीं थे तो एक्सचेंज कैसे होता था, चलो मेरे पास गेहूं है, आप गेहूं ले लो और गेहूं के बदले मुझे चावल दे दो, राइट? तो ये क्या होता था, बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम. समझ में आ रहा है? आपने कभी पढ़ा है बार्टर सिस्टम? यस बच्चों, आपने कभी स्कूल में पढ़ा है व्हाट इज बार्टर सिस्टम? पढ़ा होगा ना आपने बार्टर सिस्टम. हाँ, हमने तो पढ़ा था मैडम. बार्टर सिस्टम मतलब क्या, पैसे नहीं थे ना, तभी हम क्या करते थे, एक चीज लेते थे और दूसरी चीज, एक चीज देते थे और दूसरी चीज लेते थे. लेकिन उससे क्या होता था बेटा, उससे क्या होता था, इससे क्या होता था, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाता था. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने गेहूं दे दिए और जिसके लिए मुझे खर्चा बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मैंने गेहूं दे दिए और उसके बदले मैंने चावल ले लिए, तो गेहूं जो दिए मैंने उसकी कॉस्ट कुछ ज्यादा ही थी चावल से, लेकिन क्या वहां पे मेजरमेंट प्रॉपर नहीं था, वेविंग मशीन्स नहीं थी, और साथ ही साथ हमारे पास कोई चलन नहीं था. चलन मतलब क्या, एक्सचेंज करने के लिए मनी कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वो सिस्टम तभी ठीक थी, बार्टर सिस्टम. लेकिन फिर भी एक्सचेंज होता था उस टाइम में भी, ऐसे नहीं कि मेरे पास है तो मैं सिर्फ मैं ही यूज करूंगी, नो, एक्सचेंज होता था उस टाइम पे भी. तो एक्सचेंज दो टाइप से होता है, आइदर इट इज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. एक्सचेंज दो टाइप के होता है, आइदर इट इज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. समझ में आया? एक तो पैसा देके एक्सचेंज करेंगे, या तो पैसे के बदले कुछ और चीज देके एक्सचेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम कंडक्टिंग द क्लासेस, राइट? तो मुझे कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लॉथ मार्केट में गई और आप में से किसी की तो भी क्लॉथ की शॉप है, तो मैंने वहां से साड़ीज बाय की, मैंने कुछ ड्रेसेस बाय किए वहां पे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला आपको, ठीक है आप मैंने क्या करो, मेरी जो क्लासेस की फीस है ना उसमें से आपका बिल कटवा लो. मैंने क्या बोला, मुझे जो क्लासेस की फीस देनी है उसमें से आपका बिल कटवा लो, जितना भी मेरा साड़ी का बिल हुआ है, और जो एक्स्ट्रा बचता है वो मैं आपको कैश में दे दूंगी. तो मैंने यहाँ पे दो टाइप में एक्सचेंज किया, वन इज फॉर मनी और अनदर इज फॉर मनीज वर्थ. कैसे कि मनीज वर्थ मतलब क्या, एक्सचेंज किया हमने, मैंने बोला कि आप मुझे क्लासेस की फीस मत दो, क्लासेस की फीस जितनी है उतना आप वो क्लॉथ का जो भी मेरा बिल हो गया है उसमें से कट कर लो, और जो भी एक्स्ट्रा बचता है उससे मैं उतने पैसे दे दूंगी. सो मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया, राइट? सो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ. मनी तो आपको पता है, और मनीज वर्थ मतलब क्या, कि पैसों के अलावा कुछ और चीज, राइट? नेक्स्ट, मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी. मॉनेटरी एक्सचेंज बोलते हैं ना, पैसों के साथ अगर कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज. क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी एक्सचेंज. एंड बार्टर एक्सचेंज किसको बोलते हैं? गुड्स के बदले गुड्स देना, दैट इज व्हाट अ बार्टर एक्सचेंज. देखो, मॉनेटरी एक्सचेंज इज द एक्सचेंज विथ मनी. जैसे कि मैंने नोटबुक बाय किया फॉर कैश, दैट इज व्हाट मॉनेटरी एक्सचेंज देके मैंने नोटबुक बाय किया. On the other hand, in the case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and services. और बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं फॉर द अदर गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि देखो, व्हीट इज एक्सचेंज फॉर राइस,
ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. सो एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं, वन इज मॉनेटरी एक्सचेंज एंड अनदर इज barter exchange. So if the goods are produced for own consumption, अभी समझो, ठीक है, आपकी मम्मी या आपका खुद का एक बड़ा टेलरिंग का शॉप है, आपके पापा का आपका बड़ा बिजनेस है टेलरिंग का, ठीक है, तो आप लोगों के कपड़े सिलवा के लेते हो, देते हो, लेकिन कभी कभी आप खुद के लिए भी लेते होंगे ना, यहाँ पे ओन कंजम्पशन के लिए मैंने लिया है. जैसे कि महावीर की शॉप है फॉर एग्जाम्पल, और उसके घर में लेडी जो भी है, उनको जो भी कॉस्मेटिक्स चाहिए, उन्होंने डायरेक्टली गए वहां पे और कॉस्मेटिक्स उठा के लाए, ठीक है. बदले में वो पैसा देंगी, बदले में वो लेडीज पैसा देंगी? नहीं देंगी बेटा, उनका घर का शॉप है. सो इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं. उन्होंने क्या किया, घर वालों को दे दी वो चीज विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी. यहाँ पे पैसा दिया उन्होंने, नहीं दिया, तो यहाँ पे जो भी है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. बिजनेस एक्टिविटी तभी होती है जब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, एक हाथ से मटेरियल दो और दूसरे हाथ से पैसा लो. दिस इज व्हाट अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी. ओके, आपके घर के, आपका खुद का शॉप है कोई, आपके घर वाले वहां से चीजें ले रहे हैं, वो सिर्फ लेके जा रहे, बदले में कुछ नहीं दे रहे, हमें पैसा नहीं दे रहे हैं. सो दिस इज नॉट एन एक्सचेंज. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने गिफ्ट दे दिया, किसी को फ्री सैंपल में कोई चीजें दे दी, डोनेशन दिया, गिफ्ट दिया, सो इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. इज दैट क्लियर फॉर यू? सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपल्सरीली एक तो पैसों के लिए या तो मनी, आइदर फॉर द मनी और मनीज वर्थ. ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. सो मैंने यहाँ पे महावीर का एग्जाम्पल दिया. उनके घर में जो भी लेडीज मेंबर्स है वो गए महावीर के शॉप में, वहां से कॉस्मेटिक्स लिया, ज्वेलरी लिया, सब चीजें ले ली, और बदले में उन्होंने कुछ नहीं दिया. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल उनके हस्बैंड बैठे वहां पे, ठीक है, कैशियर पे, कैशियर सीट पे, और उन्होंने बोला चलो पैसा दे दो, तो उनके घर वाले देंगे? नहीं देंगे बेटा, घर जाके पिटाई होगी उनकी, है ना. उनकी वाइफ बोलेगी मुझे कैसे पैसे मांग सकते हो आप, हमारी ही शॉप है, तो मैं कैसे पैसे दे दूंगी, और मैंने पैसे दिए भी तो भी मैं कहाँ से दूंगी, आपसे ही लूंगी और आपको ही दे दूंगी, राइट. सो ये होता है एक्सचेंज. इट इज नॉट एन बिजनेस एक्टिविटी, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. ओके, किसी को हमने फ्री सैंपल में दिया, किसी को गिफ्ट दिया, सो ये भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है. सो एक्सचेंज कंपल्सरीली एक तो पैसों के लिए या तो फॉर मनी और मनीज वर्थ. नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. सो नेक्स्ट फीचर क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, कि गुड्स में और सर्विसेज में, बिजनेसमैन गुड्स और सर्विसेज में डील करता है, वो किसी और चीज में डील नहीं करता, राइट. कंपल्सरीली एक तो गुड्स ले लो, दे दो, या तो सर्विसेज दे दो, तभी तो वो बिजनेसमैन कहलाएगा. सो सबसे पहले तो वो एक्सचेंज भी करेगा, डील करेगा गुड्स और सर्विसेज में. अभी देखो, अगर मेरे पास कोई गुड्स नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, तो मैं एक्सचेंज कैसे करूंगी, या तो मैं बिजनेस कैसे करूंगी. सो बिजनेस करने के लिए गुड्स होना बहुत जरूरी है. ओके, सो गुड्स के दो टाइप्स होते हैं, गुड्स के दो टाइप से होते हैं, ध्यान से सुनो. गुड्स ऑफ goods, there are two types of goods, one is consumer goods and another is capital goods. abhi consumer goods and capital goods, anyone knows the difference between what is consumer goods and what is capital goods? Yes, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स? यस, कुछ पता है आपको, व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स, व्हाट इज कैपिटल गुड्स? चलो ठीक है, शायद आपको पता नहीं है. सो कंज्यूमर गुड्स मतलब मैं बताती हूँ. कंज्यूमर मतलब क्या, डायरेक्टली लेने के बाद मैंने उसको कंज्यूम किया. फॉर एग्जाम्पल मिल्क मैंने डायरेक्टली लिया मार्केट से और मैंने कंज्यूम किया उसको, मैंने यूज किया उसको. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स मैंने डायरेक्टली मार्केट से लिया और मैंने वो पहने क्लॉथ्स. सो ये सब हो गए क्या, कंज्यूमर गुड्स. ये सब हो गए क्या, कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली हम मार्केट से बाय करके हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट. सो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स. अभी कैपिटल गुड्स मतलब क्या, ये जो कंज्यूमर गुड्स है ना, ये कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मशीनरीज यूज होती है, जो भी चीजें यूज होती है, दैट आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स, दैट आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल देखो,
टेलर के पास, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट से कोई क्लॉथ लाया, ठीक है, मैंने ड्रेस मटेरियल लाया। अभी ड्रेस मटेरियल जैसे लाया वैसे मैं पहन नहीं सकती, मैं पहन सकती हूँ? जैसे ही ड्रेस मटेरियल लाया मैंने डायरेक्टली कोशिश की पहनने की, पिन बीन लगा दिए इधर उधर, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है बेटा। कैसे पहनूंगी मैं ड्रेस? ये तो पूरा सिर्फ मटेरियल है। ओके, सो अभी ये मटेरियल को कन्वर्ट करना है मुझे ड्रेस में, तो मैं क्या करूंगी? टेलर के पास जाऊंगी, राइट? तो वो टेलर क्या करेगा? उसके पास मशीन रहती है, राइट? स्विंग मशीन रहती है ना, तो वो क्या करेगा? वो मशीनरी यूज करके मेरा ड्रेस कन्वर्ट करेगा कंज्यूमर गुड्स में। मेरा जो भी मटेरियल है उसको कन्वर्ट करेगा ड्रेस में ताकि मैं पहन पाऊँ। ओके, सो दिस इज व्हाट अ कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स क्या हुआ? स्विंग मशीन जो भी है उसको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। कैपिटल गुड्स हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, कैपिटल गुड्स हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। देखो मैंने स्विंग मशीन का कुछ यूज किया डायरेक्टली नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, उसका यूज कैसे किया? फॉर कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स, फॉर कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ कंज्यूमर गुड्स। मैंने किसका हेल्प लिया? कैपिटल गुड्स का। सो दैट इज व्हाट अ कैपिटल गुड्स, जो मशीनरीज रहती है जिनका यूज करके हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, दैट इज व्हाट अ capital goods. I hope it is clear for you difference between a consumer goods and the capital goods. समझ में आया आपको? व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स, व्हाट इज कैपिटल गुड्स? तो यहाँ पे Yes, एग्जाम्पल भी ma'am. देख लो आप। कंज्यूमर गुड्स में एग्जाम्पल दिया है टी, मिल्क, पेंसिल एक्सेट्रा, ये सब कंज्यूमर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स जो बड़े बड़े मशीनरीज रहती है, प्लांट्स रहते हैं, राइट, जो हमें कन्वर्ट करके देते हैं, जो हमारे लिए बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स। सो दैट इज, यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रखो वेविंग सॉरी स्विंग मशीन का, जहाँ से हमने ड्रेस मटेरियल कन्वर्ट किया इनटू अ ड्रेस। ओके, सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज समझ में आया? गुड्स टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड अनदर इज कैपिटल गुड्स। और जो बिजनेसमैन है उनको ये दो चीजों में डील करना पड़ता है। एक तो वो कंज्यूमर गुड्स बेचेगा, या तो कैपिटल गुड्स बेचेगा, या तो कैपिटल गुड्स यूज करके कंज्यूमर गुड्स बनाएगा। सो ये सब लोग बिजनेसमैन कहलाएंगे, है ना? अभी सर्विसेज देखो, सर्विस मतलब क्या? कोई बताएगा मुझे? सर्विस, व्हाट इज सर्विस? यस, सर्विस मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस? मैंने बोला गुड्स देना है, सर्विसेज देनी है, सर्विस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी होटल में गई, ठीक है, मैं किसी होटल में गई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी। अरे सर्विस दी मतलब क्या किया? सर्विस दी मतलब क्या किया? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल लिया, दिस इज गुड्स, राइट? ये गुड्स है, ये मैं इसको टच कर रही हूँ, ये मुझे दिख रहा है, और मैंने बोला मोबाइल ले रही हूँ, मतलब आपके दिमाग में इमीडिएटली आइडिया ही है मोबाइल की, राइट? दिस इज व्हाट गुड्स। सर्विसेज मतलब क्या? अच्छा, चैट बॉक्स में किसी ने सर्विसेज विच आर रेंडर टू द पीपल, ओके, सर्विसेज विच आर रेंडर टू द पीपल, ठीक है। लोगों को हम सर्विस देते हैं, सर्विस दिखती है क्या हमें? या तो सर्विस को हम टच कर सकते हैं? कैन आई टच टू द सर्विस? ये गुड्स को मैंने टच किया, देखो ये मोबाइल को मैं टच कर रही हूँ, सर्विस में टच करके देखूंगी। मैं किसी होटल में गई, मैंने बोला उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी, यस, एनी एफर्ट और एक्शन टू फुलफिल अ डिमांड, यस, ये हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, सर्विस को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन फील इट, बट वी कैन नॉट टच इट, राइट? जैसे कि गुड्स को हम टच करते हैं, सर्विसेज को हम टच नहीं कर पाते, हम सिर्फ उसको फील करेंगे, हाँ इसने मुझे अच्छी सर्विस दी है। ओके, एक्सचेंज ऑफ मनी के बदले हमने कुछ फॉर्म ऑफ सर्विसेज ली है, वेरी गुड। सो सर्विस, एक चीज याद रखो सर्विस के बारे में, वी कैन नॉट टच इट, सर्विस को हम टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील इट। अच्छा, ये चीज है, मैं इसको, मेरे पास है, मैं उसको रख सकती हूँ मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल 2 दिन छुट्टी है, तो मैंने क्या किया, आज ही जाके मोबाइल मार्केट से लेके आया और मैंने मेरे पास रखा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर, जब मैं बीमार थी मैंने डॉक्टर के पास में गई, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे सर्विस दी, क्या दी? डॉक्टर ने मुझे सर्विस दी। डॉक्टर सर्विस देता है ना, वो कुछ गुड्स बेचता है क्या? नहीं, वो सर्विस देता है, सिर्फ हमें देखता है, ठीक है, चेक करता है, गोलियां लिख के देता है या तो इंजेक्शन देता है और हम घर पे आ जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, 2 दिन डॉक्टर की सर्विस मैंने सर्व करके रखी मेरे पास, राइट? 2 दिन डॉक्टर की क्लिनिक बंद थी, तो मैंने उसको सर्व करके रखा। जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मैंने वो सर्विस जो भी सर्व करके रखी है उसको मैं यूज करती हूँ। इज इट पॉसिबल?
यस, मैं उसको वेयर हाउसिंग करके रख सकती हूँ, मैं उसको स्टोर करके रख सकती हूँ। बैंक बंद है 2-4 दिन के लिए, इसलिए मैंने आज ही बैंक की सर्विस स्टोर करके रखी। ये पॉसिबल है बेटा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम सर्विस स्टोर करके नहीं रख सकते। वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट स्टोर इट। तो ये क्या हो गया? सर्विसेज। हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट अ सर्विस। सो बिजनेसमैन एक तो गुड्स में डील करेगा या तो सर्विसेज में डील करेगा। गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैपिटल गुड्स एंड अनदर इज कंज्यूमर गुड्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। सिक्स पॉइंट, दैट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. So services created for the purpose of business are intangible, which are essential for doing business. Intangible मतलब we cannot touch it, right? Intangible. Tangible मतलब हम touch कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. But intangible मतलब we cannot touch it, we just feel it. We cannot store it. Okay. Next is continuity in dealing. देखो मेरे पास ना एक लैपटॉप पड़ा हुआ था, ठीक है? तो मैंने क्या किया, बेच दिया वो लैपटॉप। और मैं सबको बता रही हूँ, देखो मैं लैपटॉप में डील करती हूँ, मैं लैपटॉप का बिजनेस करती हूँ। अरे बेटा, मैं क्या डेली बेसिस पे कर रही हूँ क्या ये बिजनेस? नहीं, मेरे पास एक पड़ा हुआ था तो मैंने बेच दिया और उसके बदले मुझे पैसे मिले और मुझे प्रॉफिट भी हुआ। मैंने 20,000 का लैपटॉप था, 30,000 में बेच दिया फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी निकाला या तो कभी कभी लॉस में भी बेच दिया। So I'm not continuity. There is no continuity in dealing of laptop. ये मेरा डेली का काम नहीं है। सो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन क्या सिर्फ एक ही चीज बेचता है, एक ही दिन बेचता है, बस खत्म? ऐसे नहीं रहता है। सो इट इज अ कंटिन्यू एक्टिविटी। बिजनेस इज अ कंटिन्यू एक्टिविटी, राइट? एक ही दिन मैंने वो चीज की मतलब मैं बिजनेसमैन बनी, ऐसे नहीं है। मेरे घर में फर्नीचर पड़ा हुआ था, मैंने बेच दिया। सो आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है मेरी। ये कभी कभार ठीक है, हो गया भाई, चलो बेच दिया, घर में था तो इसलिए बेच दिया, प्रॉफिट भी कमा लिया, खत्म बात। लेकिन बिजनेसमैन को डेली रूटीन पे वही वही काम करना पड़ता है। लैपटॉप में जो डील करता है वो डेली रूटीन पे लैपटॉप बाय करता है, कस्टमर को बेचता है, बाय करता है, कस्टमर को बेचता है और उसका प्रॉफिट कमा लेता है। सो इट इज अ कंटिन्यूएशन, राइट? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। सो कंटिन्यूटी इन डीलिंग, इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ बिजनेसमैन। कोई बंदा सिर्फ एक ही दिन काम कर रहा है, सो ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, राइट? वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, तभी जाके तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे। एक ही एक्टिविटी आप बार बार कर रहे हो। जैसे कि हम क्लासेस ले रहे हैं, हमारी बैचेस चलती जा रही है, आपकी बैच खत्म होने के बाद नेक्स्ट बैच, ऐसे फिर 11th 12th जो भी बंदे लोग, जो भी स्टूडेंट्स 11th में आते हैं, फिर 11th की नई बैच स्टार्ट होती है, फिर 12th की नई बैच स्टार्ट होती है। सो ये क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है, राइट? सो एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार के लिए, किसी के साथ मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैंने एक दिन दुकान खोला और बाद में बंद कर दिया, नो, आप बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। सो वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन sells his own motor car and earns a profit, then it will not be considered as a business activity, right? मेरे पास मोटर कार थी, मैंने बेच दी और प्रॉफिट भी कमा लिया, बट इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी बिकॉज इट इज नॉट अ कंटिन्यू एक्टिविटी. There is no regularity in transaction. But if he is a car dealer, so he sells and purchases cars regularly, then it is considered as a business activity. अगर वो खुद कार डीलर है, उसका कंटिन्यूएशन बेसिस पे वो कार बाय करता है, सेल करता है, then it is called as a business activity. So continuity in dealing, this is also a feature of business. Next feature of business is अनसर्टन रिटर्न। बिजनेस में जो भी पैसा मिलता है अनसर्टन। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे फिक्स इतना ही पैसा मिलता है, इतना ही प्रॉफिट मिलता है। भाई कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, कैसा कस्टमर है उसके पास क्या। कभी कभी ज्यादा रिच कस्टमर मेरे पास आता है, मुझे पता है ये बार्गेनिंग नहीं करने वाला, तो ऑलरेडी मैं पहले ही बढ़ा के रखती हूँ उसको, तो फिर वो कम नहीं करने की कोशिश करता। मुझे पता है ये कम नहीं करने वाला क्योंकि ये इसके पास पैसा है। सो अनसर्टन रिटर्न, रिटर्न कोई फिक्स नहीं है। आज मेरा काम हो सकता है, कल नहीं भी हो सकता है, राइट? सो अनसर्टन रिटर्न, बिजनेस करते वक्त रिटर्न अनसर्टन रहता है, यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क है तो बिजनेस है भाई, बिजनेस है तो रिस्क है।
रिस्क ले रहे हो इसीलिए तो बिजनेस कर रहे हो। रिस्क कैसे मैडम, रिस्क कैसे हो सकती है? मैं तो क्या बाइंग कर रही हूँ, सेलिंग कर रही हूँ, बस कौन सा रिस्क ले रही हूँ यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल आपने बाय की कोई चीज, ठीक है, आपको बिजनेस करना है उसमें, और अचानक से कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, राइट? अभी आप फॉर एग्जाम्पल पुराना वाला पहले वाला जो मोबाइल था ना, डब्बा वाला मोबाइल, ऐसे आपने कोशिश की कि उसका बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो मोबाइल बहुत सारे बाय करके रखे, अचानक से वो मोबाइल बंद हो गए और नया एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, ठीक है? तब यहाँ पे रिस्क हो गई ना बेटा, तुमने तो इतने सारे मोबाइल्स बाय करके रखे हैं, इतना सारा पैसा खर्चा किया, अभी कौन लेगा ये सब मोबाइल्स? सो रिस्क है वहां पे, राइट? कभी कभी क्या होता है, मैंने ना एक शॉप खोला, अचानक से गवर्नमेंट ने आके उसके ऊपर बैन किया। सो रिस्क हो गया ना बेटा, गवर्नमेंट ने मुझे मेरे शॉप के ऊपर बैन किया, मेरा प्लास्टिक का बिजनेस था, अचानक से गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया प्लास्टिक के ऊपर बैन, खत्म, मेरा प्लास्टिक का बिजनेस गया काम से। तो मैंने जितना पैसा लगाया, रिस्क हो गया ना, सब लॉस में गई मैं वहां पे। सो बिजनेस कर रहे हो मतलब आप एक रिस्क ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो मतलब क्या, आप एक रिस्क ले रहे हो। जैसे कि बच्चों की क्लॉथ मार्केट में अलग अलग डिजाइन आते हैं, अलग अलग फैशन आती है, नई नई फैशन आती है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, और उस हिसाब से उसको मटेरियल रखना पड़ता है। फिर जो भी पुराना मटेरियल है वो उसको गोदाम में रखना पड़ता है, फिर उसका एक नुकसान हो जाता है। कभी कभार फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई मेरे बिजनेस में, दिस इज ऑल्सो रिस्क, ये भी रिस्क है। देखो रिस्क हम अवॉइड नहीं कर सकते, एक वर्ड है रिस्क, हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन इसको कम कर सकते हैं। रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं? एनीवन नोज? मेरे बिजनेस को रिस्क है, मुझे कम करनी है, कैसे कर पाऊंगी? रिस्क अवॉइड नहीं कर सकती मैं, रिस्क कम कर सकती हूँ। कैसे कम कर सकती हूँ? रिस्क अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसको मिनिमाइज कर सकती हूँ रिस्क को। वेरी गुड, वेरी गुड, किसने आंसर दिया? रुखसार। ओके, इंश्योरेंस लेके हम रिस्क कम कर सकते हैं, जैसे कि थेफ्ट, फायर इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस है। चोरी हो, ये चोर मुझे बता के चोरी नहीं करेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ तेरी शॉप में, इट्स अ रिस्क। ये कभी भी आके चोरी कर सकता है, फायर कभी भी लग सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज कभी भी आ सकती है, बारिश कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये सब रिस्क है। ये मैं अवॉइड नहीं कर सकती इसको, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकती हूँ कैसे? इंश्योरेंस लेके। मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन एटलीस्ट 8 लाख तो देगी इंश्योरेंस कंपनी मुझे। सो मैं रिस्क कम कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट अवॉइड अ रिस्क। ये पॉइंट याद रखो आप, ये वन वर्ड के लिए जरूर आता है। सो देखो, रिस्क, every business will have some or the other risk. Intensity of risk can be minimized but can't be avoided. देखो इंटेंसिटी में मिनिमाइज कर सकती हूँ बट अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। रिस्क कितना है ये मैं मिनिमाइज कर सकती हूँ थोड़े हद तक, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकती। एंड लास्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेरा मेन एम बिजनेस का यही रहता है कि मेरा कस्टमर मेरे ऊपर खुश होना चाहिए, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मैंने देना चाहिए एंड विन अ रीजनेबल प्राइस। हमेशा बिजनेसमैन का यही तरीका रहता है कि रीजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट दूं ताकि नए नए कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए। सो मेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बिजनेसमैन का ज्यादा फोकस रहता है, राइट? So, modern business believes in satisfying the customers by providing a quality products and services at a reasonable price. ओके, सो आई होप बिजनेस के 10 फीचर्स हमारे हो गए हैं। तो हम इसका मेमोरी टेक्निक भी देखेंगे। देखो ये बिजनेस का मेमोरी टेक्निक हम यहाँ पे देखेंगे। 1 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये मेमोरी टेक्निक मैं सिर्फ एक बार पढ़ूंगी, पढ़ते पढ़ते लेक्चर खत्म भी हो जाएगा बीच में। ओके, सो फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स। अभी हमारा कल एक क्लास लेक्चर होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम टाइम डिसाइड करेंगे, थोड़ा 1 घंटा और 10 मिनट ज्यादा